नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह आपके सिलेबस और पैटर्न पर ही आधारित है। और इसके पहले मैंने इस श्रृंखला के 8 वीडियो अपलोड कर दिया हूं और यह नवी वीडियो होगी। हमारा पहला प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? पहला विकल्प है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा विकल्प है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा विकल्प है कठोपनिषद, चौथा विकल्प है मुंडक उपनिषद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो है आपका आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। यम और नचिकेता संवाद का जो विवरण है उसके विषय में जानकारी हमें कठोपनिषद से होती है। और इसमें जो है आचार्य यम ने अपने शिष्य नचिकेता से कहा कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना कभी उसकी मृत्यु होती है, यह अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। यह अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। और यह कभी कभी स्टेटमेंट भी पूछ दिया जाता है कि इसका विवरण किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद, यह भी प्रश्न आता है कि किस उपनिषद का भाग है। कठोपनिषद किस वेद से, यहाँ पे कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो कठोपनिषद जो है आपका यजुर्वेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है? कठोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है उसी से यह संबंधित है। ठीक है। इसमें जो हमारा पहला विकल्प है बृहदारण्यक उपनिषद, तो बृहदारण्यक उपनिषद भी यजुर्वेद से संबंधित है। किस वेद से? यजुर्वेद से संबंधित है और यह सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। और आपका एक प्रश्न आता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद आपका जो है इसी बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। इसके बाद विकल्प बी है छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है, मतलब यह सामवेद का उपनिषद है, सामवेद से संबंधित उपनिषद है। आपको मैंने अपने सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाली वीडियो में बताया है कि प्रत्येक वेद के अपने अलग अलग ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। छांदोग्य किस वेद से संबंधित है? छांदोग्य उपनिषद जो है सामवेद से संबंधित है, जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण का विवरण कभी कभी पूछ लिया जाता है। देवकी पुत्र कृष्ण का विवरण किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो देवकी पुत्र कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह आपके इसी छांदोग्य उपनिषद में ही प्राप्त होता है। इसमें छांदोग्य उपनिषद में ही जो है आपका उद्दालक, आरुण और उनके पुत्र जो है श्वेत केतु के बीच का भी संवाद मिलता है। उद्दालक, आरुण और उनके पुत्र जो है श्वेत केतु के बीच का संवाद जो है प्राप्त होता है। इसके बाद जो है विकल्प डी है आपका मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद आपका अथर्ववेद से संबंधित है। किस वेद से संबंधित है मुंडक उपनिषद? मुंडक उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। और सत्यमेव जयते आता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख किस वेद में प्राप्त होता है? तो सत्यमेव जयते का उल्लेख आपका मुंडक उपनिषद में प्राप्त होता है। किस उपनिषद में यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है? तो उसमें भी मुंडक उपनिषद ही आपका सही आंसर होगा, जो कि अथर्ववेद से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। पहला विकल्प गोपाल हरि देशमुख, दूसरा विकल्प महादेव गोविंद रानाडे, तीसरा विकल्प महात्मा गांधी और चौथा विकल्प केशव चंद्र सेन।
तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे विकल्प बी महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही साथ जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ने भी इनकी शिष्यता ग्रहण की थी। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे ही रहे हैं। और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। कहाँ का सुकरात? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। यह प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक थे और इन्होंने जो है महाराष्ट्र में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किया था 1884 ईस्वी में, ठीक है। और 1891 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना किया था इन्होंने। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद जो हमारा विकल्प ये है गोपाल हर देशमुख। ये भी एक राष्ट्रवादी चिंतक थे और भारत की स्वतंत्रता में इनका योगदान रहा है। इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। लोकहितवादी किसकी उपाधि थी? तो लोकहितवादी गोपाल हर देशमुख की उपाधि थी। विकल्प सी है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विषय में आपको पूर्ण जानकारी है। और गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और विकल्प डी है केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन जो है महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध दलित नेता थे और सबसे पहले इन्होंने जो है ब्रह्म समाज में अपना योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से जुड़े और काफ़ी उदार विचार के थे। इनकी उदारता के कारण जो है ब्रह्म समाज में कुछ ऐसे तत्वों का प्रवेश हुआ जो ब्रह्म समाज के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था। और बाद में फिर देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि ब्रह्म समाज के ट्रस्टी थे, देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें जो है आचार्य पद से, चूँकि ब्रह्म समाज में आचार्य पद इनको दिया गया था, इनको बेदखल कर दिया। और बाद में फिर इन्होंने अपना अलग स्वतंत्र संगठन चलाया। उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। एक प्रश्न आता है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन ही थे। बाद में भी इसका भी विघटन हो गया 1878 में, क्योंकि इन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह जो है महाराजा के साथ कर दिया था, जिसके कारण लोग इनसे रुष्ट हो गए। 12 वर्ष की पुत्री का विवाह इन्होंने किया था। जबकि 1872 ईस्वी में इन्होंने 1872 का जो विवाह अधिनियम आया था उसको पारित कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न है मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त हो जाए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो आपको इसमें से असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला है बहावी आंदोलन सर सैयद अहमद खां, पहला योग में। दूसरा है फरायजी आंदोलन दादू मीर। तीसरा विकल्प है कूका आंदोलन राम सिंह कूका। और चौथा विकल्प है संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू। तो यह चारों जो है विकल्प के आपके युग में दिए हैं, कौन सा युग इसमें से सही है? तो विकल्प ए बहावी आंदोलन सर सैयद अहमद खां का विकल्प गलत है, क्योंकि बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वह सर सैयद अहमद खां नहीं थे, बल्कि सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी उनको कहा जाता था, सैयद अहमद बरेलवी थे। और
इन्होंने 1830 के आसपास, ठीक है, क्योंकि बहावी आंदोलन का जो समय है वह 1830 से लेकर 1860 ईस्वी माना जाता था, ठीक है। तो इन्होंने जो है अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित होकर, अरब के अब्दुल, ये सब प्रश्न आते हैं, अब्दुल बहाव से प्रभावित होकर जो है इसे बहावी आंदोलन का नाम दिया, ठीक है। इसे जो बहावी आंदोलन है इसे शाह वली उल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सैयद अहमद जो है दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से काफ़ी प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने अपने आंदोलन का नाम शाह वली उल्लाह आंदोलन भी रखा था। और इस आंदोलन को चलाने का मुख्य उद्देश्य था कि जो इस्लाम धर्म में जो सुधार हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वह परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो पुराने इस्लामिक परंपराओं को लागू करना जो है इनका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि इसके पहले जो है इस्लाम धर्म में काफ़ी परिवर्तन हुए, काफ़ी समय के साथ बदलाव हुआ, तो उससे ये सब रुष्ट थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब के जो इस धर्म था, उस धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए इन्होंने बहावी आंदोलन चलाया था। बेसिकली यह इस्लाम में एक पुनरुद्धार आंदोलन था। और जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए थे, जो भी सामाजिक सुधार हुए थे, उसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। इसका मुख्य केंद्र भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका मुख्य केंद्र पटना में था। कहाँ पे था? इसका मुख्य केंद्र पटना में था। और सर्वप्रथम यह आंदोलन जो है अंग्रेजों के विरुद्ध या ऐसे नहीं प्रारंभ हुआ था, बल्कि यह सिखों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। यह सिखों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। और बाद में जब 1849 ईस्वी में पंजाब पर अंग्रेजी शासन का आधिपत्य हो गया, अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया, तब बहावी आंदोलन जो है अंग्रेज़ों से या अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत किया। इसका एक नारा था यह मतलब इस आंदोलन का मुख्य नारा था कि मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा किसके लिए? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए, ठीक है। इसका मुख्य नारा था। जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको मैंने आपको बता दिया। इसके बाद विकल्प बी है फराजी आंदोलन। तो फराजी आंदोलन के जो कब से कब तक चला था? तो 1820 से लेकर 1858 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक? 1820 से 1858 तक चला था। और इसके मुख्य नेता कौन थे? दादू मीर थे। कौन थे मुख्य नेता? दादू मीर थे। और यह आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल के फरीदपुर के जो है हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक दादू मीर थे। दादू मीर जो है शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध और बंगाल में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना उनका मुख्य लक्ष्य था। मतलब जमींदारों का शोषण बंद करना उनका मुख्य लक्ष्य था और बंगाल में मुस्लिम सत्ता की स्थापना इनका मुख्य लक्ष्य था। यह आंदोलन जो है प्रारंभ में क्या, यह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ मुख्य रूप से नहीं था, बल्कि जमींदारों के खिलाफ था। और इनका एक नारा था, यह भी प्रश्न आता है कभी कभी, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। समस्त भूमि का मालिक खुदा है, ठीक है। और बाद में यह आंदोलन जो है बहावी आंदोलन में ही अपना विलय कर लिया। बाद में यह आंदोलन बहावी आंदोलन में अपना विलय कर लिया। इसके बाद हमारा विकल्प सी है कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन राम सिंह कूका से संबंधित है। और इसका समय अगर देखा जाए तो 1840 से लेकर 1872 ईस्वी तक। और यह आंदोलन जो है प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में जो है इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। इसका स्वरूप
राजनीतिक हो गया और इसका प्रारंभ 1840 में, कब इसका प्रारंभ जो है 1840 में किसके द्वारा किया गया था? भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। और इनको सेन साहब के नाम से भी जाना जाता था। सेन साहब किसको? भगत जवाहर मल को सेन साहब के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और यह आंदोलन प्रारंभ में जो था सामाजिक सुधारों में के लिए जाना जाता था, सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता था। तो इसका मुख्य जैसे था उद्देश्य के सामाजिक सुधारों में जो जाति और अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया उसको समाप्त करना। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? जो अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध लग गए थे, ठीक है, उसमें समाप्त करने की ये लोग मांग कर रहे थे। और नशीली वस्तुओं का परित्याग करने के मतलब जो मादक पदार्थों का जो तस्करी उस समय चल रही थी, आदान प्रदान चल रहा था, उसको भी छोड़ने की बात या उसको भी हटाने की मांग ये सब कर रहे थे। बाद में जो है 1849 में इनका संघर्ष जो अंग्रेज़ों से हुआ, क्योंकि 1849 में भी मैंने ऊपर आपको बताया है कि पंजाब पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया, फिर जिससे ये रुष्ट हो गए। ठीक है, और बाद में 1863 ईस्वी में राम सिंह कुका ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन 1872 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया। विकल्प डी है आपका संथाल विद्रोह। इसके जो है मुख्य नेता सिद्धू एवं कान्हू थे और इसका क्षेत्र भी पूछा जाता है। सबसे पहले समय हम आपको बताते हैं, तो इसका समय जो है 1855-56 संथाल विद्रोह। कभी कभी प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ था, तो आपका संथाल विद्रोह ही हुआ था 1855-56 में। अगर तुरंत बाद होता है तो नील विद्रोह मान लिया जाता है। और इस कहाँ पे यह विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के दामन को क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और इस विद्रोह को भी बाद में अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। आरसी मजूमदार ने इस विद्रोह के विषय में लिखा है। आरसी मजूमदार भारत के एक प्रसिद्ध और वरिष्ठ इतिहासकार थे। संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना हो गया था। ठीक है, तो जितने भी आंदोलन हुए हैं सामान्य तौर पे सभी जो आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारणों से ही उत्पन्न हुए हैं, और जब उनको दबाने का प्रयास किया गया तब उनका स्वरूप राजनीतिक हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ। तो यह कथन सही है। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान। दूसरा कथन है चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। तो यह कथन भी सही है। यह भी बार बार स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछा जाता है। यह कथन भी बार बार स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछा जाता है। विकल्प सी है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे कुल 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यह कथन भी सही है कि गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे जो है वैसे प्रदर्शनकारी जो है शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें उकसाया और लाठीचार्ज किया, जिससे क्रुद्ध होकर जनता ने थाने पर आक्रमण कर दिया और उसमें चारों तरफ से उसको घेर कर आग लगा दिया, जिसमें 21 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इससे गांधी जी, इस घटना से गांधी जी काफ़ी रुष्ट हुए और उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो हमारा विकल्प डी है, गांधी जी इस घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। तो यह कथन हमारा सही। तो उपर्युक्त सभी कथन विकल्प ई हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया।
कभी कभी प्रश्न आता है कि उस समय गांधी जी ने असहयोग स्थगन की घोषणा कहाँ से की थी, क्योंकि उस समय बारदोली नामक स्थान पे थे, बारदोली में थे, और बारदोली से ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करके रचनात्मक कार्यों को करने का जोर दिया। बाद में गांधी जी के इस कृत्य के लिए असहयोग आंदोलन के स्थगन के लिए काफ़ी उस समय के जो तत्कालीन नेता थे, राष्ट्रवादी विचारक थे, उन्होंने इनकी काफ़ी आलोचना किया। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर कन्याकुमारी के किसी गांव ने गलती कर दी हो तो उसकी सज़ा हिमालय के गांव को क्यों देनी चाहिए। मतलब पूरे देश में असहयोग आंदोलन को वापस नहीं करना चाहिए था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐसे समय में जब यह आंदोलन अपने चरम पे था तो इसे वापस लेने की घोषणा करना एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। इसी प्रकार से लोगों ने अपने अलग अलग मत इस आंदोलन को स्थगित करने से संबंधित दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। पहला विकल्प है 1 दिन, दूसरा विकल्प है 7 दिन, तीसरा विकल्प है 14 दिन और चौथा विकल्प 30 दिन। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, 14 दिन पूर्व सूचना। अगर हमें राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो हमें 14 दिन पहले जो है उसकी लिखित सूचना उसे उपलब्ध करा देनी चाहिए, और ऐसी सूचना लिखित तो देना ही देना है, उसमें जो है 1/4 लोगों के हस्ताक्षर भी हों, 1/4 लोगों के हस्ताक्षर हों, और बाद में जब प्रस्ताव होता है तो 2/3 का बहुमत होना चाहिए। तो चूंकि हमारा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, हम लोगों के यहाँ प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 61 का संबंध जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 61(2) में इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले उसे 14 दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक होता है, और वह सूचना जो है कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। पहला विकल्प है राष्ट्रपति के प्रति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री के प्रति, तीसरा विकल्प है अध्यक्ष के प्रति, चौथा विकल्प है लोकसभा के प्रति। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, विकल्प डी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसका प्रावधान अनुच्छेद 75 खंड 3 में किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। पहला विकल्प है राष्ट्रपति को, दूसरा विकल्प है किसी भी हाईकोर्ट को, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री को और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी को। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, राष्ट्रपति को। ठीक है। अगर कोई सलाह लेनी है सुप्रीम कोर्ट से तो वह कौन ले सकता है, अनुच्छेद 143 इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 143(1) की अनुच्छेद 143 खंड 1 के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, लेकिन परामर्श तभी देता है जब ऐसी परामर्श राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से मांगता है, वह भी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए परामर्श को मानने के लिए जो है राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। पहला विकल्प है पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरा विकल्प है पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, यह भी गलत है। तीसरा विकल्प है हमारे वर्ष की अवधि, यहाँ पर आवाज हो गया, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, और चौथा विकल्प है पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो ये तीन तो काल्पनिक हैं, ए बी डी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है
एक चौथाई कम हो जाएगी तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली जो पृथ्वी की कक्षा होती है वह छोटी हो जाएगी, और जब कक्षा छोटी हो जाएगी तो पृथ्वी पर होने वाला जो वर्ष है 365.25 दिन का वह और छोटा हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछ रहे हैं सही सुमेलित नहीं है, तो पहला विकल्प है गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, तो यह सही है, गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में अवस्थित हैं। दूसरा विकल्प है मांडव पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ जो है दिया है महाराष्ट्र, सही नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पे, गुजरात में स्थित है, न कि महाराष्ट्र में। विकल्प सी है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सही है। विकल्प डी है शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ये भी सही है। तो हमारी मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में न होकर गुजरात में हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। पहला विकल्प 933, दूसरा विकल्प 943, तीसरा विकल्प 1004 और चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। 933 जो है 2001 की जनगणना के अनुसार था, और सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084। अगला प्रश्न है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम ये सफल है, यहाँ पे उल्टा हो गया। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा विकल्प है श्रीरामपुर, तीसरा विकल्प है बालीगंज, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, बालीगंज। 1870 में पहला सफल कागज का कारखाना बालीगंज में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया, बालीगंज में लगाया गया। वैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1832 में श्रीरामपुर में जो कागज उद्योग की स्थापना हुई थी, लेकिन यह चल नहीं सका, असफल रहा, इसलिए सफल पूछ रहा है, तो सफल बालीगंज आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। पहला विकल्प है पहला, दूसरा विकल्प है 10, दूसरा तीसरा विकल्प है 110वां, चौथा विकल्प 135वां। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 135वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है। यह 15वां जो है सूचकांक जारी किया गया था, और यह सूचकांक जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया था। और इसमें इस सूचकांक में कुल 163 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें से भारत को 135वां स्थान मिला है। इसमें पहला स्थान अगर पूछा जाए, और परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो पहला स्थान है आइसलैंड का। आइसलैंड 2008 से लगातार पहले स्थान पे काबिज है। दूसरा स्थान अगर पूछा जाए तो न्यूजीलैंड का है। किसका है, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का। तीसरा स्थान है पुर्तगाल का, है, और अंतिम स्थान है आपका अफगानिस्तान का। है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री थे। पहला विकल्प मालदीव, दूसरा विकल्प ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, तीसरा विकल्प सूरीनाम, चौथा विकल्प मॉरिशस। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है, मॉरिशस। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री थे, और अभी हाल में ही 2020 में यह चर्चा में थे भारत में। क्यों? क्योंकि 2020 में
इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चूंकि अभी हाल में इनका निधन हो गया तो फिर भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के रूप में। ठीक है, 3 जून 2021 को इनका निधन हुआ है। और यह 6 बार जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री और 2 बार जो है वहाँ के राष्ट्रपति थे, 2 बार वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। और यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के, मूल रूप से इनके पूर्वज बलिया जिले के एक करसड़ा थाना क्षेत्र है, केरसड़ा थाना क्षेत्र में अठिलपुरा गांव है, अठिलपुरा गांव के रहने वाले थे। ठीक है, तो यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन है? पहला विकल्प भावना कंठ, दूसरा विकल्प आश्रिता वी ओलेटी, तीसरा विकल्प मोहना सिंह, चौथा विकल्प अवन चतुर्वेदी। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हैं। और यह मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली हैं? कर्नाटक की रहने वाली हैं। वे पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें इंडियन एयरफोर्स के पायलट स्कूल से ग्रेजुएशन करने का मौका मिला। वे एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी संभालेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए 2 रोबोटिक अभियान भेजने की घोषणा की है? पहला विकल्प है बृहस्पति, दूसरा विकल्प है बुध, तीसरा विकल्प है शनि, चौथा विकल्प है मंगल। इसमें विकल्प कुछ गलत हो गया है, या तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था, या तो चूंकि हमारा आंसर जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ इनमें से कोई भी नहीं है। हमारा सही आंसर है शुक्र, हमारा सही आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह के लिए अभी हाल में ही नासा ने जो है 2 रोबोटिक मिशन भेजने की घोषणा की है। और ये मिशन जो है 2028 और 30 के मध्य लॉन्च किए जाएंगे, 2028 और 30 के मध्य लॉन्च किए जाएंगे। और इनका उद्देश्य क्या है, इन मिशनों को भेजने का उद्देश्य क्या है? तो यह जानकारी प्राप्त करना कि कैसे शुक्र ग्रह पर एक गर्म पंजर ग्रह में तब्दील हो गया। शुक्र ग्रह जो है किस प्रकार से एक गर्म ग्रह में तब्दील हो गया, यह शुक्र के वर्तमान संरचना की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करेगा। और जो दोनों अभियान भेजे जाएंगे शुक्र ग्रह के लिए, उनके नाम है DAVINCI। ठीक है, एक ये आपका है और दूसरा है आपका VERI वेरिटास। ठीक है, तो ये जो है दोनों अभियान आपके भेजे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 31 मई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस वेरिएंट का नाम रखा है। पहला विकल्प है अल्फा, दूसरा विकल्प है डेल्टा, तीसरा विकल्प है एप्सिलॉन, चौथा विकल्प है गामा। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, अल्फा। विकल्प ए नहीं, यहाँ पे कुछ डेल्टा, हाँ विकल्प बी है डेल्टा। अभी हाल में ही 31 मई को जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के नामकरण किए हैं, तो उसमें जो भारत स्ट्रेन जिसको कहा जाता है, भारत वेरिएंट कहा जाता है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, उसका नाम जो है डेल्टा रखा गया है, उसका नाम डेल्टा रखा गया है। और यह भारत में दूसरी लहर के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेदार था। इसका नाम है, ऐसे देखा जाए तो B16172। ठीक है, इसका नाम डेल्टा रखा गया है। और जो इसके पहले का स्ट्रेन था जिसको आप B16171, इसका नाम उन्होंने रखा है कप्पा। यह प्रश्न जो है मिलान के लिए या स्वतंत्र रूप से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डेल्टा जो सेकंड वेरिएंट है उसका नाम
डेल्टा रखा गया है और B16172 है। ठीक है, हमारा पहला विकल्प है एल्फा, पहला विकल्प है एल्फा। तो एल्फा जो है, जो ब्रिटेन में जो वेरिएंट पाया गया था उसका नाम उन्होंने एल्फा रखा है। उसे जो उन्होंने भारत वेरिएंट कहा है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो भारत दूसरे कोरोना लहर के लिए जिम्मेदार वेरिएंट था जिसको उन्होंने डेल्टा नाम दिया है, भारत वेरिएंट कहा गया, जिसके कारण जो है भारत ने उस पर आपत्ति भी की है। इसके बाद आपका इसमें है विकल्प सी है एप्सिलॉन, ऐसे है, सही है, ए है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, यह अमेरिका का वेरिएंट है, यह अमेरिका का वेरिएंट है। और गामा जो है यह ब्राज़ील का वेरिएंट है। गामा कहाँ का वेरिएंट है? यह ब्राज़ील का वेरिएंट है। और एक थीटा वेरिएंट भी था, थीटा जो है फिलीपींस में है, फिलीपींस में जो वेरिएंट पाया गया था उसको थीटा वेरिएंस इन्होंने वेरिएंट नाम दिया है। ऐसा ही था है निम्नलिखित में से लाइकेन उदाहरण है, निम्नलिखित में से लाइकेन किसका उदाहरण है? पहला विकल्प सहभोजिता, दूसरा विकल्प सहोपकारिता, तीसरा विकल्प आदि सहयोग, चौथा विकल्प उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सहोपकारिता। सहोपकारिता का उदाहरण है क्या? लाइकेन। सहोपकारिता का उदाहरण क्या है? लाइकेन है। और यह सब जो है आपका सहजीवता के अंतर्गत आते हैं। सहजीवता का मतलब होता है जो हमारा जैविक अंतःक्रिया होती है, तो जो हमारी जैविक अंतःक्रिया होती है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक होती है। तो जो धनात्मक अंतःक्रिया होती है उसमें सहजीवता एक होती है। ठीक है, क्या होता है? सहजीवता। तो सहजीवता के अंतर्गत ही आपका ये सहभोजिता, सहोपकारिता, आदि सहयोग ये सब आते हैं। तो जो हमारी सहोपकारिता होती है, तो सहोपकारिता में होता है कि जब कोई सहयोगी बिना दूसरे को हानि पहुंचाए लाभान्वित नहीं, सहोपकारिता में होता है कि जब दोनों सहयोगी एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, जब दोनों सहयोगी एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं और उनमें से किसी को कोई हानि नहीं होती है एक दूसरे से, तब उसको हम बोलते हैं सहोपकारिता, सहोपकारिता। और जो सहभोजिता होती है, तो जब एक सहयोगी बिना दूसरे को हानि पहुंचाए ही लाभान्वित होता तो उसको सहभोजिता कहते हैं। और आदि सहयोग जो है, आदि सहयोग में दोनों ही सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित किए बिना ही परस्पर लाभान्वित होते हैं, तब आदि सहयोग इसे कहा जाता है। सहोपकारिता का आपका उदाहरण हो गया लाइकेन है, साइकस की जड़ें हैं, कवक मूल हैं। सहभोजिता का उदाहरण आपका है आर्किड है, आरोही है, कंठलताएँ हैं। आदि सहयोग के उदाहरण आपके हैं मूल परिवेशी हैं, सूक्ष्म वनस्पति, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोफ्लोरा टाइप के जो होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट के अध्ययन के लिए 2013 में गठित कमेटी का अध्यक्ष कौन था? पहला विकल्प है माधव गाडगिल समिति, दूसरा विकल्प है के कस्तूरी रंगन, तीसरा विकल्प वंदना शिवा कमेटी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, के कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन जो है 2013 में पश्चिमी घाट के अध्ययन के लिए हुआ था। इसमें से जो माधव गाडगिल समिति है इसका गठन जो है 2011 में किया गया था। कब किया गया था? 2011 में किया गया था। गाडगिल समिति ने संपूर्ण क्षेत्र को ही संवेदनशील मान लिया था। तो अगर देखा जाए तो जो आपका 90% क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, तो अगर पूरे क्षेत्रफल का देखा जाए तो 37% के आसपास आता है। हमारा अगला प्रश्न है, सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प उड़ीसा, तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश, चौथा विकल्प उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सतकोशिया बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस गैस को दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा विकल्प नाइट्रोजन ऑक्साइड, चौथा विकल्प स्मॉग। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला विकल्प है केसरी, दूसरा विकल्प है वाटर ब्यूरियल, तीसरा विकल्प है जल्लीकूट, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, इसको कहेंगे ABCD, या विकल्प 2 वाटर ब्यूरियल। वाटर ब्यूरियल को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध फिल्म थी, पर्यावरण संरक्षण पर बनी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो हमारा पहला कथन है, कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी के रूप में प्रयोग होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि सिलिकॉन की बनी होती है के विकास का श्रेय JS किल्बी को जाता है। तो यह सही है कि जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, ठीक है, और सिलिकॉन की बनी होती है, इसको हम प्राथमिक मेमोरी के रूप में कंप्यूटर में यूज करते हैं और उसका विकास जो है JS किल्बी के द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, रोम एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं नष्ट नहीं होती हैं तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। यह भी सही है, रोम में जो है हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, वह एक जो है स्थायी मेमोरी होती है। विकल्प सी है, रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन हमारे सही हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। पहला विकल्प है बिट, दूसरा विकल्प निब्बल, तीसरा विकल्प है बाइट, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है, और बिट जो है बाइनरी डिजिट, BI बाइनरी डिजिट, यह इसका संक्षिप्त रूप होता है। बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है बिट, और इसे हम 0 और 1 से दिखाते हैं। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। इसके बाद विकल्प बी है निब्बल। तो जो निब्बल है यह 4 बिट के बराबर होती है, 4 बिट के समूह को निब्बल कहते हैं, ठीक है। अगला विकल्प बाइट। तो बाइट जो है 8 बिट का समूह होता है, 8 बिट का समूह होता है। और अगर मतलब एक बाइट जो होती है, एक बाइट जो होती है, एक अक्षर या एक कैरेक्टर, ठीक है, का स्पेस लेती है। यह आपका जो है प्रश्नगत सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक माना जाता है। इंटरनेट का जनक माना जाता है। पहला विकल्प है चार्ल्स बेबेज, दूसरा विकल्प है प्रोफेसर JC लिकलाइट, तीसरा विकल्प है और टॉमलिंसन, चौथा विकल्प है टिम बर्नर्स-ली। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, प्रोफेसर JC लिकलाइट को इंटरनेट का जनक माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला विकल्प है वैन। तो वाइड, यहाँ पे देखिए एरिया होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, यह सही है, वाइड एरिया नेटवर्क यह सही है। विकल्प बी है WLL, तो वायरलेस लोकल लूप, यह भी सही है। तीसरा है ईमेल, तो इलेक्ट्रिक मेल, ये जो है क्या सब गलत है, बना दी हो क्या। ईमेल का होता इलेक्ट्रॉनिक मेल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मेल है तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। और विकल्प डी है OS, तो ऑपरेटिंग सेमीकंडक्टर नहीं होता बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हमारे विकल्प सी और डी दोनों गलत हो गए, तो हमें एक विकल्प और बनाना पड़ेगा, विकल्प ई। सी एवं डी दोनों गलत हैं, सी एवं डी दोनों गलत हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन UGC के कार्यों के संबंध में सही है।
तो हमारा पहला कथन है विश्वविद्यालय में अनुसंधान के मानक निर्धारित करना एवं बनाए रखना, यह सही है। दूसरा है केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, ये भी सही है। तीसरा कथन है उच्च शिक्षा में शिक्षण के मानक को निर्धारित करना एवं बनाए रखना, यह भी सही है। इस प्रकार से उपर्युक्त विकल्प डी उपर्युक्त सभी कथन सही आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक अनिवार्य लक्षण है। पहला विकल्प है स्वतंत्र चर का सक्रिय जोड़ तोड़। दूसरा विकल्प है जटिल प्राकल्पनाओं के जांच की क्षमता। तीसरा विकल्प आश्रित चर का परिशुद्ध मापन एवं अवलेखन। चौथा विकल्प है परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक अनिवार्य लक्षण होता है, जो प्रयोगकर्ता होता है वह प्रयोग में अपना आवश्यक जो है जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन कर लेता है, उसका मुख्य लक्षण है वही। अगला है विश्वसनीयता तथा वैधता में मुख्य अंतर यह है कि पहला विकल्प विश्वसनीयता परीक्षण का किसी बाह्य कसौटी के साथ अंतर सहसंबंध होता है, जबकि वैधता परीक्षण का आत्म सहसंबंध होता है, यह गलत है। विकल्प बी है विश्वसनीयता परीक्षण का एक वांछनीय गुण होता है, जबकि वैधता परीक्षण का एक अवांछनीय गुण होता है, यह भी गलत है। तीसरा कथन है विश्वसनीयता परीक्षण का आत्म सहसंबंध होता है, विश्वसनीयता परीक्षण का आत्म सहसंबंध होता है, जबकि वैधता परीक्षण का किसी बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंध होता है, यह कथन हमारा सही है। विकल्प डी है विश्वसनीयता परीक्षण प्राप्तांकों का गुण होता है, जबकि वैधता परीक्षण का, यह भी हमारा गलत कथन है। अगला है प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या आवश्यक नहीं है। तो पहला विकल्प अवलोकन, दूसरा विकल्प है जो विषय वस्तु विश्लेषण, तीसरा विकल्प है जोड़ तोड़, चौथा विकल्प नियंत्रण। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। विषय वस्तु विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में अवलोकन अनिवार्य तत्व होता है, जोड़ तोड़ अनिवार्य होता है, नियंत्रण भी अनिवार्य होता है। तो विषय वस्तु विश्लेषण का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को बांटा गया है। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4, चौथा विकल्प है 5। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 3। ब्लूम ने शिक्षण में के दौरान जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनको कुल 3 भागों में बांटा है। ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक आप कह सकते हो, तो ज्ञानात्मक, ठीक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 क्षेत्रों में ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को विभाजित किया है। ने कुल 30 प्रश्नों को रखा था, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले पैटर्न पर आधारित था, और मेरा प्रयास है कि सर्वशुद्ध हल आप लोगों को प्रस्तुत करूं। आप लोग अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।